ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा सीक्वेंस सीरीज। सबने डिफरेंशियल इक्वेशन प्रिपेयर किया? यस सर। पढ़ा बेटा सभी ने? अच्छा, एक बात बेटा, जब भी मैं कोई लेक्चर जब भी लेता हूँ, क्लास जैसे आज आपकी शाम को हो रही है, ठीक है? ओके, आज सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है? इसमें सीक्वेंस सीरीज में जैसे आप बेसिक एपी, जीपी, एचपी, तीन आपके स्पेशल सीक्वेंस हैं। फिर अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज भी आएगा, कुछ स्पेशल और सीक्वेंस आएंगे जिनमें हमें समेशन या फॉर्मूले लगाकर सॉल्व करना होगा मैनिपुलेशन करके। तो पहले स्टार्ट करते हैं एपी से। थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा, ठीक है? आई होप एपी तो भाई 10th क्लास में तुम पढ़ चुके हो ना। एक एपी होता है हमारा, एक जीपी पढ़ेंगे हमारे, एक एचपी। ये स्पेशल सीक्वेंस है हमारे। तो सबसे पहले एपी मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है क्या होता है एपी भाई। ऐसा कुछ होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जिसमें कॉमन डिफरेंस रहता है, राइट? यस सर। और आपकी जो एनेट टर्म होती है, एनेट टर्म को हम डिनोट करते हैं, टीएन भी लिख देते हैं, एल भी लिख देते हैं, मतलब सिंबल अलग अलग यूज कर लेते हैं, ए एन टी एन कंफ्यूज करने के लिए। एक ही बात है, ए प्लस एन माइनस वन डी। बताने की जरूरत नहीं है कि n माइनस वन क्यों आया, क्योंकि जो nth टर्म है उसमें n माइनस वन इसलिए आया क्योंकि स्टार्टिंग में d नहीं था। अच्छा, ये तो मैंने माना है, जर्नली ऐसा मानते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म, ए को बोल दिया हमने फर्स्ट टर्म, डी हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, डी हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। और nth टर्म को लिखते हैं इस तरह से। अब अगर इनका सम करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? अच्छा, जब एसएन लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी n टर्म्स का सम, एसएन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। जो भी आप एपी ले रहे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम होता है एसएन। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 5 से लेकर उठाकर आगे n टर्म्स बोल दी कि उनका सम, ऐसे नहीं, ठीक है? अच्छा, अब ये तो बेसिक फॉर्मूले पता ही होंगे। एसएन का भी फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है? n बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। इसको और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख देते हैं n बाई टू ए प्लस ए एन। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कर n बाई टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए में अगर ए प्लस एन माइनस वन डी एड करोगे तो 2a प्लस एन माइनस वन डी ही बन जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों सेम ही है, बट सेकंड वाला कब कन्वीनियंट होता है? जब आपको nth लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। एक ही बात है, कुछ इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा इनसे क्या कंक्लूड करेंगे। अच्छा, अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस एन माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी nth टर्म अगर आपको निकालनी है तो फर्स्ट n टर्म्स के सम में से उससे पीछे वाली जो n माइनस वन टर्म्स है उनका सम हटा दो तो आपका nth टर्म बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप a2 निकालना चाहते हो, सेकंड टर्म निकालना चाहते हो, तो a2 में से, सॉरी s2 में से s1 माइनस कर दो। अब s1 का मतलब क्या है? s1 तो भाई पहली टर्म ही होगी, क्योंकि एक टर्म का सम का मतलब फर्स्ट टर्म ही होगी, है ना? तो अगर आपको निकालना, मान लो 20 टर्म निकालना, तो आप क्या करोगे? s20 में से क्या माइनस कर दोगे? s19। मतलब पहली 20 टर्म्स के सम में से उससे पहले वाले जो 19 टर्म्स हैं अगर उनका सम हटा दें तो 20 टर्म ही बचेगी। क्लियर हो गया सभी को? यस। ओके, तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, ये बॉक्स बनाकर ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि nth टर्म निकालने का एक तरीका हो गया कि sn में से उससे पहले वाली n माइनस वन टर्म्स का s हटा दो सम, तो हमारा nth टर्म आ जाएगा, ठीक है? सर प्रीवियस स्लाइड करना। हाँ बेटा। और जैसे रिवाइज करते हो तो खुद भी अपने नोट्स है ना, मतलब होता है ना फॉर्मूले लिस्ट, जो भी आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है, अपना रजिस्टर एक मेंटेन करो जहां पर आपके फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सारे के सारे लिखे हों, ताकि जब एग्जाम आएगा तो उससे पहले आपको बुकें ना खोलनी पड़े या नोट्स ना सर्च करने पड़े, सर ने क्या लिखा था वहां पे क्या लिखा था, या आपके रजिस्टर में आपको ढूंढना ना पड़े कहाँ कहाँ पे क्या लिखे हुए इधर उधर। होता है ना, एक जगह एक्यूमुलेट हो गए, और वो क्या होता है, बार बार रोज रोज 5-10 मिनट एक्सरसाइज होती है ना, कि आपने देखे, गो थ्रू करे कि आज ये सीखा था, लॉगरिथम के ये फॉर्मुलाज हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मुलाज। तो मैथ्स में तो भाई फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं। तो जब तक वो माइंड मैप क्रिएट नहीं होगा ना कि भाई सारे फॉर्मुलाज लिंक्ड नहीं होंगे, अब जैसे क्या आएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं आता कि सिर्फ एपी का ही पूछ लिया, जीपी पूछ लिया। क्वेश्चन में क्या करेगा, वो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट डाल देगा, फंक्शन का कॉन्सेप्ट डाल देगा एपी के क्वेश्चन में। तो जिस बच्चे को लॉगरिथम के फॉर्मुलाज पता है, तो एपी पता है, फॉर्मुला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो देखकर समझ जाएगा क्या अप्लाई करना है, ठीक है ना? तो एक माइंड मैप हमेशा एक क्रिएट रहना चाहिए, मतलब माइंड में होना चाहिए कि हाँ भाई क्या फॉर्मुलाज थे, तो एकदम देखते क्वेश्चन क्लिक कर जाता है कि क्या करना है, नहीं तो फिर टाइम लगेगा, और आ गया तो कर लोगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक रजिस्टर मेंटेन करो,
लिखो उन्हें, कुछ कुछ ऐड करते रहो फॉर्मूलाज जो लर्न करते हो, और साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखकर उनको रिवाइज, मैंने 5-10 मिनट बोला, रोज 5-10 मिनट ही करना ही है तुम्हें। जिस बच्चे को ट्रिको के फॉर्मूले लर्न नहीं, ट्रिको के फॉर्मूले लिखो सारे अपने, लर्न करो, लॉगरिथम, है ना, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उनको लिखते जाओ, रिवाइज करते जाओ उनको। यस सर। ओके, अब जैसे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं क्यों समझा रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो यही चीजें मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, है ना। तो एक होता है ना माइंड में बन गया, तो जब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है। नहीं तो कई बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता कि करना है क्या है। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि एन जो है एन टर्म, उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब अगर हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जरूर नहीं है, या लाइक ए और डी जरूर नहीं कि दिया हो सकता है सम ही दिया हो, पहली 20 टर्म्स का सम दे रखा हो और पहली 19 टर्म्स का सम भी दे रखा हो, तो फिर एन टर्म जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गए दो फॉर्मुलाज इसके। अब आता है इसके बाद अर्थमेटिक मीन क्या होता है। मान लिया ए और बी के बीच में एक नंबर है ए एम, जिसको बोल दिया हमने अर्थमेटिक मीन, और ये तीनों किसमें आर इन एपी में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए एम माइनस ए और बी माइनस ए एम, क्योंकि दोनों तीनों की तीनों नंबर जो है वो आ रहे हैं एपी में, तो एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल होगा। तो 2am क्या आ गया, a प्लस बी आ जाएगा, जिससे अर्थमेटिक मीन को हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2। तो किसी भी दो नंबर के बीच में, मतलब एपी में अगर कोई नंबर्स हैं तो उनके किसी भी दो नंबर्स के बीच में जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट विल बी a प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं, तो सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब एक क्वेश्चन जल्दी से फटाफट वार्म अप क्वेश्चन, कि आपको बताना है ये एपी है या नहीं, सिर्फ यस और नो। ठीक है, यस और नो। तो क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32, √50। आपको बताना है क्या ये एपी है, एपी है या नहीं, यस और नो। फटाफट आंसर आना चाहिए। जो यस कर रहे हैं, जो यस सर कर रहे हैं वो भाई एड्रेस कर दो जल्दी से, मुझे दिख जाएगा, नहीं तो मुझे सबके देखने पड़े, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बस जो यस सर वाले हैं वो हैंड रेज कर दो फटाफट जल्दी से, जिनका भी यस सर है। सॉल्व तो करना नहीं है, देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कुछ लिखने की जरूरत पड़ रही तो लिख सकते हो आप। ओके, काफी बच्चे हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं करे हैं अभी तक। ओके, ठीक है, हैंड डाउन कर लो। आधे बच्चों ने भी हैंड रेज नहीं करा, इसका मतलब बाकी बच्चे जो है वो कंफ्यूज हैं कि एपी है या नहीं। तो मैं बता देता हूँ, वैसे ये एपी है। क्यों है एपी? देख कर लग रहा है नहीं है भाई, रूट में से आप पहले सिंप्लीफाई करके जो रूट से बाहर आ सकता है वो बाहर लोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। √8 को 2√2 लिखा जा सकता है, √18 को 3√2 लिखा जा सकता है, √32 को 4√2 लिखा जा सकता है, और √50 को 5√2 लिखा जा सकता है। मतलब 25 आएगा इंटू 2, 5 बाहर आ गया, 32 में से 16 इंटू 2, उसका 16 का 2 बाहर आ गया, √18 में से 9 इंटू 2, 9 का 3 बाहर आ गया। अब आप देखो कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है √2 और कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम आएगा, √2 ही आएगा माइनस करके, आ रहा है नहीं? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा लग रहा था ये भी नहीं है बट है, तो यानी कि बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी, पर इतना भी लेट ना हो कि क्वेश्चन छूट ही जाए तुम्हारा, लाइक टाइम इतना लगा दो आप। ठीक है, अब आता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें लाइक पहले से कुछ चीजें पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम एपी मानते हैं, तो एपी कैसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो अगर मुझे 4 टर्म माननी हो या 3 टर्म माननी हो तो मैं ऐसे मान सकता हूँ, ए मान लिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अगर 4 टर्म भी मान रहे हैं। पर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जो पहले से अगर याद रखोगे तो सॉल्व करना ईजी हो जाता है। जैसे अगर कभी भी 3 नंबर मानने हो आपको एपी में, तो उनको ए प्लस डी और ए प्लस 2d मत मानना। कैसे मान लेना, 3 नंबर्स इन एपी आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ऐसे अगर 4 नंबर्स मानने एपी में तो उनको आप ऐसे मान लेना, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। और इसी तरह से अगर 5 नंबर्स मानने, बहुत रेयर केस, वैसे 4 तक आ जाते हैं, 5 वाला शायद क्वेश्चन रेयरली पूछते हैं इस तरह से, तो 5 वाले में फिर ऐसे मानना, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। मैं इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं।
उसका लॉजिक ये है कि अगर 3 नंबर एपी में दिए हैं और क्वेश्चन बोलेगा उनका सम दिया होगा तुम्हें, तो अगर 3 नंबर एपी में और उनका सम दे रखा है, तो अगर मैं ए माइनस डी, पहले तो ये देख लो सारे के सारे ये जो मैंने लिखे हैं ये एपी में है भी या नहीं, पहले ये चेक कर लो, ये कंडीशन चेक कर लो क्या ये एपी में है जो मैं लिख रहा हूँ, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, है ये एपी में सारे, बताओ भाई। यस सर। कह सकते हैं एपी में है ये, Yes, क्योंकि sir. पहले वाले में कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, डी आएगा, पहले वाला जो मैंने लिखा है ए माइनस ए प्लस डी हो जाएगा तो डी आ जाएगा। अच्छा सेकंड वाला जो 4 नंबर माने मैंने एपी में, उनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है ना, उनका कॉमन डिफरेंस 2d है और फर्स्ट टर्म ए नहीं है, फर्स्ट टर्म क्या है ए माइनस 3d, पहले वाले का क्या है फर्स्ट टर्म ए माइनस डी। तो अब ए और डी के जो मीनिंग है वो ऐसा नहीं कि वो ए फर्स्ट टर्म होती है हमेशा और डी कॉमन डिफरेंस ही होगा। जैसे मैंने 3 नंबर फर्स्ट 3 नंबर्स माने एपी में, वो मैंने माने ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो अगर मैं फर्स्ट 3 नंबर्स बोल रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है, ए नहीं है। तो पेपर में जैसे मैंने सॉल्व करा और मैंने जल्दबाजी में क्या करा, जो मेरा ए का आंसर निकला मैंने वही फर्स्ट टर्म मानकर जो आंसर था वो दे दिया, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ए माइनस डी है फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्लियर है सबको क्या कह रहा हूँ, ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये लिख लो, इसको लेने से मैंने जैसे बोला ना कि इससे इजी क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं 3 नंबर्स लेता हूं और उनका सम गिवन है तो ए तो डायरेक्टली निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि जब मैं तीनों नंबर्स को ऐड करूंगा और सम गिवन होगा, लेट्स से कुछ भी गिवन होगा 12 गिवन है, तो डी डी कट गया तो ए की डायरेक्टली वैल्यू आ, और डी निकालने के लिए वो क्या करेगा, कुछ अलग से इंफॉर्मेशन एक और दे देगा, तो उससे डी भी निकल जाएगा। अब कोई बच्चा पूछेगा सर अगर नॉर्मल लेकर करते हैं तो निकल जाएगा, मैं कहूंगा तब भी निकल जाएगा, उसमें 2 इक्वेशन बनेंगी, थोड़ा सा सॉल्विंग करना पड़ेगा मैनिपुलेशन करके, थोड़ा सा इससे ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएंगी और कुछ नहीं है, पर तुम्हें टाइम बचाना है, स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी, तो टाइम ही इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर टाइम मैनेज कर लिया अपने पेपर में तो लाइक पेपर आया, घर लाकर अगर मैं किसी बच्चे को दूं, अच्छे बच्चे को कि भाई करके दिखाओ, तो भाई 8-10 घंटे में तो कर ही देगा, सारे क्वेश्चन निकाल देगा, है ना। आपको तो टाइम लिमिट में पूरा पेपर करना है ना, तो उसके लिए आपको टाइम छोटा छोटा लाइक जितना भी बच जाए लाइक वो बचाना है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes. लेट्स से क्वेश्चन आ गया, तो ये हो गया हमारा एपी, एनेट टर्म हो गया, एनेट टर्म के बाद सम हो गया उसका, और ये कुछ चीजें हमने सीख ली, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। लेट्स से भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो जैसे इसी पे बेस दे देता हूँ, ये क्वेश्चन है, डिवाइड करना है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स in AP such that ratio of product of extremes to the product of means is 7:15। उसने कहा कि 32 को डिवाइड करो 4 पार्ट्स में, मतलब 4 उसके नंबर लिखो जो एपी में होने चाहिए पहली बात, और इस तरह से कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट, एक्सट्रीम का मतलब है फर्स्ट और फोर्थ इनका प्रोडक्ट, और मीन्स का मतलब मिडल वाले सेकंड और थर्ड, जो सेकंड और थर्ड नंबर होगा एपी में, उनका जो रेशियो है प्रोडक्ट्स का वो 7:15 होना चाहिए। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको ये समझना है कि 32 को 4 पार्ट्स में स्प्लिट करना है और एपी में होने चाहिए। तो मैंने कुछ सिखाया था ऐसे कि भाई 4 नंबर अगर मानने तो एपी में ऐसे मान लेना, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। तो अगर मैं ऐसे मानता हूँ, 4 नंबर सेलेक्ट कर लिए भाई ऐसे हैं, तो इन सभी का सम जब करोगे तो ये बात समझ में आ गई कि ऐसा मानने का रीजन यही है कि कन्वीनियंट हो जाए, थोड़ा सा क्या हो जाए, सबका सम 32 है और ये डी डी वाले पार्ट सारे कट के तुम्हारे कितना आ गया 4a इक्वल्स टू 32, तो ए की वैल्यू तो डायरेक्टली निकल गई, ए हमारी फर्स्ट टर्म नहीं है, बात ध्यान रखना। और उसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मतलब ए माइनस 3d और ए प्लस 3d डिवाइड में ए माइनस डी और ए प्लस डी, मीन्स का प्रोडक्ट का रेशियो जो है वो दिया हुआ है 7:15। ए की वैल्यू पुट करके डी निकाल लोगे, यहाँ से हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? Yes, तो sir. अगर मैं ऐसे नहीं मानता तो फिर क्या होता, तब आंसर निकल जाता, तब भी निकल जाता, 2 कंडीशन तो तब भी दी हुई है, ए और डी 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन बनती है तुम्हारी, फिर सॉल्व कर लेते तुम एक से दूसरे में पुट करके या एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है भाई, जैसा भी बन रहा है, ठीक है, बट इससे थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि ए डायरेक्टली निकल गया, तो जो अब ये जो रेशियो वाला फॉर्म बनेगा इसमें डी की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, ज्यादा इतना टफ नहीं होगा कैलकुलेशन। ठीक है, बाकी अगर वैसे करते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा बस कैलकुलेशन। क्लियर हो गया बेटा सभी को? Yes, sir. अच्छा, फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि आपको मैंने कहा कि एक पहले तो एपी बनाओ, मतलब सम फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर
विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले आपने नोटिस करा कि 7 से डिवाइड हो रहा है और 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो 100 होता है, सबसे लार्जेस्ट 999 होता है। पर ना तो 100 डिवाइड होता 7 से, ना ही 999, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसके 100 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा जो सबसे पहले होगा, जो 7 से डिवाइड होगा? और 999 से पहले क्या आएगा? बताओ, तो बताएगा कैसे करेंगे भाई? 100 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचता है 2। 999 को डिवाइड किया 7 से, क्या रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बचता है 5। अच्छा, रिमाइंडर 2 एक 2 तरह के रिमाइंडर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना। 2 तरह के रिमाइंडर बोलते हैं हम, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है? अब नेगेटिव रिमाइंडर वैसे हमने देखा नहीं है या लिखा नहीं होगा कहीं पे, बट नेगेटिव रिमाइंडर का मैं मीनिंग बता रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब होता है कि आपका एक्स्ट्रा कितना है, मतलब जो भी 100 से पहले एक मल्टीपल होगा 7 का, उससे कितना एक्स्ट्रा हो गया? कितना एक्स्ट्रा हो गया? 2 एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर मैं 2 हटा दूं 100 में से 98, तो 98 डिवाइड हो जाएगा, ये बात कह रहे हो। और अगर मैं बोलूं नेगेटिव रिमाइंडर, तो इसका जो रिमाइंडर है पॉजिटिव तो 2 है, 2 का मतलब है वो 98 से 100 2 ज्यादा है, 98 पूरा डिवाइड हो रहा है। और अगर मैं बोलूं 100 के बाद नेक्स्ट जो मल्टीपल है उससे कितना कम रह गया ये, तो उससे कितना कम रह गया? 7 - 2 5 कम रह गया, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है कि -5, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर +2 लिख दो या रिमाइंडर -5 लिख दो, एक ही बात है। -5 रिमाइंडर का मतलब हो गया कि 100 के नेक्स्ट जो मल्टीपल, 100 के आगे जो मल्टीपल होगा 7 का नेक्स्ट, उससे ये 5 कम रह गया 100। और मैं कहूंगा 100 से पहले वाला जो मल्टीपल है 7 का, उससे कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है। बात समझ में आई? तो अब आपको बात समझ में आ गई कि 100 से मुझे पीछे तो जाना नहीं है, पीछे जाऊंगा तो वो तो 2 डिजिट में चला जाएगा, मुझे तो 3 डिजिट वाला लेना है। तो मैं आगे जाऊंगा और आगे जाने के लिए कितना ऐड करूंगा? 5 ऐड करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को क्यों लिखा मैंने 105? ठीक है बेटा। अच्छा, फिर इसी तरह से अब आर यहाँ पर जो पॉजिटिव लिखा हुआ है मैंने रिमाइंडर 5, तो इसका मतलब है 999 से 5 क्या है ये? इससे पहले वाला जो मल्टीपल होगा यहाँ पर जो मुझे चाहिए, इस वाले मल्टीपल से जो 999 है वो 5 ज्यादा है। और आगे वाला जो होगा 999 के आगे, वो तो 4 डिजिट में हो जाएगा, उससे 2 कम है। पर मुझे 2 लाइक ऐड थोड़ी ना करना आगे करने के लिए, मुझे तो पीछे जाना है। तो पीछे 999 से पहले आने के लिए मैं 5 माइनस ही करूंगा, कम करूंगा, तो कितना आएगा? 994। 994 बस। ठीक है, समझ में आ गया? तो भाई आपकी ए भी बन गई, मतलब इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस आपको ए और डी पता लग जाए फिर तो आप एसएन का फॉर्मूला लगा दोगे और एन से एन निकाल लोगे। तो ए कितना है? 105 भाई, डी कितना है? 7 है, और ए एन आपको पता है 994। तो आप यहाँ से एन निकाल लोगे। एन निकलने के बाद जब एन निकल गया, ए निकल गया, डी निकल गया, फिर एस एन आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? बोलो भी, सभी को क्लियर है? क्या किया? यस सर। Yes, sir. ये प्लस प्लस क्यों किया 5 और माइनस क्यों किया 5 उस वाले में से? बेटा सभी को क्लियर हो गया ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, लेट्स से द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, इस बार 2 AP है, 2 APs are in ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Find ratio of their 18th term. क्या कह रहा है? 2 AP है, तो जब 2 AP है तो ऐसे मान लो, पहले फर्स्ट AP सेकंड AP, भाई पहले AP का फर्स्ट टर्म A मान लो और उसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल d मान लो, दूसरे वाले में कैपिटल A मान लो, कैपिटल D मान लो। ठीक है भाई, 2 AP अलग अलग हैं तो उनकी फर्स्ट जो टर्म्स हैं उनके लिए ये सिंबल अलग ले लो, A1 A2 ले लो या तो, पर A2 ऐसा लगेगा कि सेकंड टर्म है तो मैंने स्मॉल a कैपिटल ले लिया और कॉमन डिफरेंस के लिए स्मॉल d कैपिटल ले लिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि उनकी n टर्म्स का सम का जो रेशियो है दैट इज गिवन बाय 5n + 4 9n + 6। तो पहले वो लिख लो क्या आएगा। फर्स्ट का ऐसे लिख लेते हैं, सेकंड का ऐसे लिख लेते हैं। दोनों की n टर्म्स ले रहे हैं तो n/2 ट्वाइस a + n-1d ऐसे लिखोगे आप, और दूसरे का n/2 ही लिखोगे क्योंकि n टर्म्स ही लेनी है, और यहाँ पर 2 कैपिटल ए आएगा प्लस n-1 कैपिटल डी। यहाँ तक ठीक है, ये दोनों तो कट गए। और Sn1 अपॉन Sn2 इनकी रेशियो तो आपको दी हुई है कितनी? 5n + 4 डिवाइड बाय 9n + 6। ठीक है भाई, यहाँ तक
Yes, बोलो sir. भाई, सभी को क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर लाइक क्या करें आगे? हमें निकालना क्या, 18 टर्म की रेशियो निकालनी है। 18 टर्म मतलब A18 डिवाइड बाय कैपिटल A18 ऐसे लिख देते हैं। तो A प्लस 17D निकालना है और कैपिटल A प्लस 17D ये निकालना है। अब ना तो मेरे को स्मॉल ए पता, ना स्मॉल डी, ना कैपिटल ए, ना कैपिटल डी। अब यहां से आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है इससे। अब यहां से आप सोच के देखो कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 अननोन वेरिएबल्स हैं, मतलब एन भी नहीं पता, स्मॉल ए भी नहीं पता, कैपिटल ए भी नहीं पता, स्मॉल डी भी, कैपिटल डी भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ होगा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। ना ही कोई लाइक टर्म इधर उधर आएगी आपकी, एन वाली टर्म्स तो एन वाली रहेंगी, बाकी स्मॉल ए कैपिटल ए अलग है, स्मॉल डी कैपिटल डी भी अलग है, तो कुछ आएगा नहीं। तो जब ऐसे क्वेश्चन रेशियो वाले होते हैं तो उसमें ऐसे लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं आएगा उससे, और एक ही इक्वेशन है। तो आपको कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन मतलब जो निकालना है उसको देखो, और जो गिवन है उसको देखो, और ऐसे सोचो कि जो गिवन है उससे ये कैसे आएगा, वो मैनिपुलेशन करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि इन कैपिटल और स्मॉल ए के साथ 1 1 है कोएफिशिएंट, और यहाँ पे 2 2 लिखा हुआ है। तो एक काम करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है ना ये, ठीक है भाई। अगर आपको 18 टर्म की रेशियो निकालनी है तो 18 टर्म का रेशियो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये क्लियर है? बताओ भाई। Yes, sir. अब मैंने क्या नोटिस करा, मैंने नोटिस Yes, करा भाई sir. 2a और कैपिटल 2a आ गया, डी साथ में लिखा हुआ है, कैपिटल डी साथ में लिखा हुआ है। आपको ये समझ में आ रहा है कि एन की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए 34 लाने के लिए? जो ऊपर इक्वेशन थी ये वाली, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। 35. 18. 35। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई अगर मैं पुट कर दूंगा एन की वैल्यू 35 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो मेरा जो आंसर मुझे चाहिए वो आ जाएगा ना। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सभी को आगे समझ में क्या करना है? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. ये हो गया, Sir, ये एक ऐसे बार क्वेश्चंस हो गए। repeat करना. हाँ बेटा देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन ये बनता कि एन टर्म्स का जो 2 एपी है, पहले 2 एपी में मैंने ऐसे मान लिया कि एक की स्मॉल ए और स्मॉल डी मान लिया फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, सेकंड एपी में कैपिटल ए और कैपिटल डी मान लिया कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, और उन दोनों की जो फर्स्ट एन टर्म्स की जो रेशियो है SN1 अपॉन SN2 लिख दिया मैंने सिंपल। तो फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a प्लस n-1t। पहले वाले में क्या लिखा, स्मॉल ए स्मॉल डी लिखा, दूसरे वाले में कैपिटल ए कैपिटल डी लिख दिया। अब आपको कैपिटल ए कैपिटल डी स्मॉल डी ये पता ही नहीं है, और रेशियो आपको पता थी 5n+4 डिवाइड बाय 9n+6। इसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ रिलेशन आएगा नहीं, ना तो स्मॉल ए स्मॉल डी पता है, ना ही कैपिटल ए कैपिटल डी, कोई रिलेशन भी कुछ बनेगा नहीं। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा। अब जो मुझे निकालना था मैं उस पर आ गया, 18 टर्म की रेशियो निकालनी थी। तो ऊपर मैंने लिख दिया a प्लस 17d, नीचे भी a प्लस 17d, स्मॉल ए के साथ स्मॉल डी, कैपिटल ए के साथ कैपिटल डी। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर ऐसे लाइक क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत सारे वेरिएबल है, तो क्वेश्चन लाइक और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमेशा जो आपका रिजल्ट आया, जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन, उसी को मैनिपुलेट करके आपका ये आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो आपको बस वो सोचना है कि कैसे करना है। तो मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद मैंने देखा, नोटिस करा कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 2a और 2a लिखा हुआ है, मतलब जो स्मॉल ए और कैपिटल ए उन दोनों के साथ 2 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करा, वही इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे? मैंने ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया। तो 2a प्लस 34d हो गया, नीचे भी 2a प्लस 34d हो गया। अब दोनों को कंपेयर करा, आप सोच के देखो कि n की वैल्यू क्या पुट करें कि वही एक्सप्रेशन आ जाए जो राइट साइड पे लिखा हुआ है। 35 पुट करना पड़ेगा क्योंकि 35 माइनस 1 करके 34 आ जाएगा। ये क्लियर है? Yes, ठीक है, sir. तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर मैं लेफ्ट साइड पर, क्योंकि जब आप राइट साइड पे n की वैल्यू 35 पुट कर रहे हो तो आपको ये तो मिल जाएगा 2a प्लस 34d, 2a प्लस 34d। तो लेफ्ट साइड पे भी वही करना पड़ेगा n की वैल्यू। तो n की वैल्यू 35 पुट करते ही लेफ्ट साइड पर 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइड में 9 इंटू 35 प्लस 6 करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है बेटा सभी को? आगे समझ में? तो ये हो गया मैनिपुलेशन का तरीका कि अगर इस तरह से आता है तो आपको समझना है कि ये नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिलेशन बनाते रह गए और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप सोच रहे हो आप कैसे करें, या कई बच्चों को लगेगा पेपर में क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं थी। तो इस तरह से मैनिपुलेशन करके सॉल्व करना है। तो ये कुछ मतलब क्वेश्चन याद रहने चाहिए कि हाँ भाई कुछ इस तरह से हमने सीखा था। ठीक है, और यही मैं बोल रहा था कि क्लास के बाद ना जैसे होता है कि एपी के फॉर्मूले लिखवा दिए सबने, बेसिक करा दिया, कुछ अलग जो बात बताई उस पर गौर करके होता है ना 30 मिनट्स या 25 मिनट्स जो मैं बोल रहा हूँ क्लास के बाद, वो यही चीज करनी है कि हमने क्या सीखा अलग से आज, उसको लिख लिया, 1 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सोने से पहले। ठीक है, समझ में आया भाई? अच्छा, अब आता है कि अगर मुझे मैं कहता हूं 2 और 38 के बीच में n नंबर इंसर्ट करो जो एपी में हो।
जिससे कि सारा ये क्या बन जाए, एपी बन जाए। तो एपी बनाने के लिए इसने कहा कि इनके बीच में कितने नंबर इंसर्ट करें, लेट्स से एन नंबर इंसर्ट करें। और मैं कह रहा हूं कि किसी तरह से इस तरह से इंसर्ट करें कि ये सारा क्या बन गया, हमारा एपी बन गया। तो अब सोच के देखो, अगर फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है इसमें, 2 है, और जो 38 टर्म होगी, बताओ कौन सी टर्म होगी 38। अगर मैंने एन नंबर इंसर्ट करें एपी बनाने के लिए, तो 38 हमारी कौन सी टर्म है, एन टर्म है, एन प्लस वन टर्म है, या एन प्लस टू टर्म है, कौन सी टर्म है? N N plus बोलो बोलो, क्या होगा? 10 plus 19th term. नहीं बेटा, n+2 होगी ना भाई। n नंबर तो आपने बीच में इंसर्ट कर दिए, 2 आपका पहला वाला नंबर था, तो जो 38 होगा वो n+2th टर्म ही तो आएगी नंबर उसका। आया समझ में? Yes, sir. n+2th टर्म का तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, ऐसे लिखोगे आप a प्लस n प्लस 1d, ऐसे लिखोगे ना, एक कम करके, इक्वल टू कितना 38। उसमें से भी आपको a तो पता ही है 2 है, तो आपका जो n+1 टाइम्स d की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 36। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई है ना 36/n+1। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन थी, कॉमन डिफरेंस ऐसे निकल जाएगा चाहे जितने भी नंबर इंसर्ट करें। तो जब फर्स्ट टर्म आ गई और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो फिर उसका जो भी टर्म आपको बोलेगा वो निकालने को, वो निकाल सकते हो, है ना? क्लियर है? हमने क्या किया, a 2 और 38 के बीच में n नंबर इंसर्ट करें, तो टोटल नंबर कितने हो गए, n+2 हो गए। मतलब जो 38 टर्म, ये 38 नंबर जो है, ये बेसिकली अब कौन सी टर्म होगी, n+2th टर्म हो जाएगी, राइट? क्लियर है? और Yes, sir. ये जो आपका 2 लिखा होता है, ये आपकी फर्स्ट टर्म थी। तो आपको फर्स्ट टर्म अगर पता है और लास्ट टर्म भी पता है, और लास्ट टर्म आपकी कौन सी टर्म है, n+2th टर्म है, तो n+2th टर्म के लिए फॉर्मूला जो लगाओगे वो लिखोगे आप a प्लस n-1d होता था, लेकिन इस बार n की जगह n+2 है, तो n+2 में से -1 करोगे तो n+1 आएगा, तो n+1d लिखोगे। और उसमें a की वैल्यू पता है, तो n+1d की वैल्यू आ गई 36, और d निकल गया 36/n+1, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो निकल गया। n तो आपको गिवन होगा, मतलब वो बोल देगा 5 टर्म इंसर्ट करनी है, 10 टर्म इंसर्ट करनी है, तो अगर 10 टर्म है तो 36/11 हो जाएगा, 11 टर्म इंसर्ट करनी है तो डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। समझ में आया? और फिर जब d निकल गया, a पहले से ही पता है, तो a और d निकलने के बाद अब मैं कोई सी भी अगर मैं टर्म बोलूं आपको, ये वाली निकालो 20 टर्म या 26 टर्म, वो निकाल सकते हो ना? ठीक है? Yes, तो sir. समझ में आया लॉजिक? तो ये बीच में जो मैंने इंसर्ट करे इनको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया हमने, मतलब अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया कि 2 और 38 के बीच में कुछ ऐसे नंबर इंसर्ट करें जिससे कि ये पूरा क्या बन जाए, हमारा सीक्वेंस एपी बन जाए। ठीक है? तो उसके लिए ये लॉजिक लगाओगे जो मैंने डी निकाल कर समझाया। क्लियर है बेटा? Yes, बोलो sir. बोलो, आया समझ में? ठीक Yes, है, sir. चलो एक क्वेश्चन करा दो इस पे, एक क्वेश्चन कराओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स से मैं ऐसे बोल दिया, मान लो दिया हुआ है, लेट्स से एन, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 और 38 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करें, एन नंबर इंसर्ट कर दिए जिससे कि क्या बन जाए, एपी बन जाए। और अब क्वेश्चन क्या बोला है, इफ सम ऑफ रिजल्टिंग सीरीज इज 200, अब वो कह रहा है इन सभी का सम कितना है, इन सब का सम उसने दे दिया 200 है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एन निकालने के लिए बात बोली है वो दे दी कि भाई इन सब का सम कितना है, 200 है। तो कह रहा है देन फाइंड है, आपको कह रहा है कि एन बता दो कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ, फॉर्मूला लगाओगे, बताओ क्या होता है, एन एट टर्म का फॉर्मूला याद है क्या होता था? अच्छा, एस एन होगा या एस n+2 होगा, कितना होगा इसका, ये बता दो, क्या लिखूं? N+2. Sir. n प्लस Plus 2. n+2 होगा, है ना? टोटल टर्म्स भाई, अब क्योंकि टोटल टर्म्स यहां पर कितनी है भाई, n+2 टर्म्स है, तो n+2 टर्म्स है, तो क्या लिखोगे, s n+2 इज इक्वल टू क्या, n+2/2, ये लिखोगे, ट्वाइस ऑफ ए आपका कितना है, 2 है, प्लस n आपका n+2 है, -1 इंटू डी पता है क्या हमें? अभी तो डी नहीं पता ना, अब डी निकालने के लिए जो मैंने ऊपर करा था वो करना पड़ेगा ना, जो ऊपर लिखा था मैंने, है ना? Yes, sir. Yes. पर ये ना करके हम एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, क्या था? और एक और फॉर्मूला भी तो था, याद है किसी को, a प्लस ए एन, Yes, sir. ये भी तो था। अच्छा, a प्लस ए एन मतलब लास्ट टर्म, यहाँ पर n+2th टर्म है वो, तो डायरेक्टली मैं ये नहीं लिख सकता, फर्स्ट टर्म यानी कि 2 और प्लस 38 लिख सकते हैं Yes, sir. भाई, आपकी पहली टर्म होगी 2 और लास्ट टर्म आपकी 38 है, डायरेक्टली ये लिख दो, इन सबका सम, सभी टर्म्स का सम यही तो होगा। और ये आपको कितना गिवन है, 200 गिवन है ना,
तो यहां से मैं क्या करूंगा, n निकाल सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है, सभी को आया समझ में? Yes, sir. sir. ठीक है, कोई डाउट किसी को आगे समझ में? ठीक है बेटा, आया समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से अब जल्दी से एक बार जीपी के भी कर लेता हूँ कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं या कैसे आएंगे, ताकि आपको आइडिया लगे। जीपी भी कुछ ऐसा ही है। क्या था जीपी? जीपी में क्या होता था, कॉमन रेशियो होता था। कैसे लिखते थे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, ए आर की पावर n-1 तक। मतलब फर्स्ट टर्म में आर नहीं था कॉमन रेशियो, तो नेक्स्ट सेकंड टर्म से स्टार्ट हुआ है, तो लास्ट जो nth टर्म होगी वो क्या होगी भाई मेरी, ए आर की और n-1। तो जीपी बताने की तो जरूरत नहीं है, सभी को पता है ना, 2 4 8 16 32, मतलब डबल होता जा रहा है, डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है, 1/3 हो रहा है, मतलब डिवाइड करने पे, मतलब जैसे एपी में माइनस करके सेम आता था, आगे सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके, इधर सक्सीडिंग मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को अगर डिवाइड करते हैं, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से, तो जो रेशियो आएगा उसको आर बोला गया और उसको कॉमन रेशियो बोल देते हैं। और यहाँ पर एन टर्म जो होगी वो दैट इज गिवन बाय ए आर की पावर n-1। ठीक है, आर इज कॉमन रेशियो। ए आपका वही है, फर्स्ट टर्म ही है अभी भी, एन टर्म को एल लिख दो, टी एन लिख दो, एक ही बात है। अब इसका भी सम आता है कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो अगर एन टर्म्स का सम ले रहे हैं तो उसको दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, या फिर ऐसे लिख दो ए आर की और एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज का याद रखना है कि भाई मॉड आर क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन रेशियो जो है 1 या -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव ले लो, नेगेटिव अगर मैं लेता हूं -1 तो वो चल जाएगा, 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, Yes, कॉमन sir. रेशियो 1 का मतलब क्या हो गया? कॉमन रेशियो 1 का मतलब हो गया 3 3 3 3, ऐसे लिखते जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर इसी में एक इनफाइनाइट जीपी का भी क्वेश्चन आता है, इनफाइनाइट जीपी का सम। इनफाइनाइट जीपी का मतलब हो गया कुछ ऐसे दे रखा होगा ए, या मैं लिख के बता देता हूँ, जैसे मान लो दे रखा 1 1/2 1/4 1/8 1/16 चलता ही जा रहा है, और आगे लिख देगा डॉट डॉट इन्फिनिटी, या ऊपर लिख कर दे देगा, या तो लास्ट में लिख देगा इन्फिनिटी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये इन्फिनिटी तक सीक्वेंस ऐसे चल रहा है। या फिर वो कह देगा कि इस जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताओ। तो अब इसमें कंडीशन है कि इनफाइनाइट जो जीपी है उसका सम निकालने के लिए एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि मॉड आर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। मतलब जो कॉमन रेशियो का मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए, मतलब -1 और 1 के बीच में आना चाहिए कॉमन रेशियो। मतलब या तो ऐसा हो कि -3 कितना, माइनस नहीं, चलो प्लस ले लेता हूँ पहले, 2/3। अगर कॉमन रेशियो 2/3 है तो वो 1 से कम हो गया। तो अगर ऐसा जीपी है तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला एस इन्फिनिटी का ये हो जाएगा। ऐसा क्यों, उसका रीजन समझा देता हूँ। ये कहां से है? एस एन आपने लिखा था, ये होता है ना, ये फॉर्मूला लिखा था आपने, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये था जीपी का। अब सोच के देखो, अगर एन की वैल्यू आप इन्फिनिटी कर रहे हो, मतलब आप कह रहे हो कि टोटल जो टर्म्स आप ले रहे हो वो इन्फिनिटी तक ले रहे हो, तो आर की पावर जो एन होगा उसका क्या होगा, सोचो, वो 0 हो जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। क्यों होगा? उसका रीजन, अगर आपने कॉमन रेशियो लिया है, मैंने अभी जैसे बोला, क्या यहाँ पर 1/2 है, दिख रहा है सभी को? जब डिवाइड करोगे 1/2 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू हाफ है। अब हाफ की बार मुझे एक चीज सोच के बताओ, अगर मैं 2 करता हूं तो और छोटा हो जाएगा, मतलब 1/2 से छोटा आएगा। अगर मैं क्यू करूंगा तो और छोटा हो गया, है ना? फिर अगर मैं 4 करूंगा तो भाई 1/16 तो और छोटा आएगा 1/2 से, है ना? ये बात समझ में आ रही है? तो जब आप आर की पावर बहुत बड़ी मतलब इन्फिनिटी कर दोगे तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा भाई? 0. 0 हो जाएगा। बस, तो फिर अगर ऐसा हो गया तो आपको समझ में आ गया कि ये 0 हो गया, तो क्या आ गया फॉर्मूला, ए 1 ही रहेगा, -0 अपॉन 1 माइनस आर, तो यही तो आएगा। ठीक है? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो ये इन्फिनिटी का फॉर्मूला हो गया कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी का सम निकालना। अब कोई बच्चा पूछेगा सर अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप क्या करेंगे, फिर उस जीपी का क्या करेंगे? तो ऐसे वाले क्वेश्चन में वो तो मैं इन्फिनिटी तक का सम बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब मॉड आर अगर 1 से बड़ा है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव,
अगर ऐसा है तो फिर तो उसका इनफाइनाइट मतलब जीपी का सम निकाल कोई भी नहीं सकता, वो तो इनफाइनाइट ही होगा, फिर माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी होगा, फिर तो वो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो देगा ही नहीं। तो जब भी इनफाइनाइट जीपी वाला क्वेश्चन आएगा हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रही होगी कि जो आपका आर आएगा मॉड आर वो लेस देन 1 होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई। यस सर। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको सॉल्व करना है। तो मैंने nth टर्म का फॉर्मूला बता दिया, सम ऑफ n टर्म्स का बता दिया जीपी का। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मान लो a और b के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है जीएम। जीएम स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इस ऐसा ले लिया एक नंबर a और b के बीच में जिससे कि ये तीनों किसमें हो, आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब है कि जीएम डिवाइड बाय a b डिवाइड बाय जीएम इक्वल होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम आएगा। मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीएम का स्क्वायर इक्वल टू आ गया ab। तो जीएम ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होगी, रूट ए। और याद होगा आपको अर्थमेटिक मीन क्या आया था, याद है? अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या आई थी, a प्लस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन से? ये इनइक्वालिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन की। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीएम? कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ? a प्लस बी बाई 2, आप कह रहे हो प्रूव करके दिखाओ, रूट ए बी से बड़ा और इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे? a प्लस बी नीचे ले आओ डिवाइड में, क्या आएगा? अगर मैं इसको या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। अच्छा, मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो तुम्हें याद होगा मैंने इनइक्वालिटी में वैसे बोला था कि इनइक्वालिटी में आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो अगर पॉजिटिव नंबर से तो फिर इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने चेंज नहीं करा, पर ये इतना ऑब्वियस नहीं है, समझ में आई ना? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसको इसको इधर भी ले आओ माइनस में, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वहां पे होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात ये ठीक है? अब सोच के बताना, ए को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ए का स्क्वायर, बी को लिख सकता हूँ रूट बी का स्क्वायर, माइनस का 2i रूट ए रूट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया ना। यस सर। और होल स्क्वायर जो होता है वो तो मुझे पता है भाई, या तो 0 होता है या भाई पॉजिटिव होगा, तो ये बात प्रूव होगी ना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये वाली आइडेंटिटी हमेशा अप्लाई होगी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है इसका। मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ये यूज करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, क्लियर है? Yes, सर sir. ऊपर का स्लाइड। ठीक है बेटा, स्लाइड। यस सर। हाँ ऊपर यहाँ पे, बस ठीक है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। नो सर, जैसे मान लो ऊपर आया हुआ करना है, भी करना लिखा है। ओके ओके, और करूँ? यस सर। डन सर। अच्छा, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको सम निकालना है 0.6 0.66 0.666 प्लस ऐसे ही चलता जा रहा है टू एन टर्म्स। एन टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले देखा क्या एपी है, ये बताओ जल्दी से, यस और नो। कोई भी बच्चा, एक बच्चा बोल दो एपी है या नहीं, देखकर बोल सकते हैं भाई। कॉमन डिफरेंस सेम आएगा या नहीं आएगा, देखकर ही पता लग रहा है नहीं आएगा, राइट? बात समझ में आ रही है कि एपी है या नहीं? यस सर। एपी नहीं है भाई, है ना। तो एपी नहीं है तो फिर जीपी देखा हमने, डिवाइड करेंगे तो क्या सेम आएगा, पहले आएगा क्या आएगा, डिवाइड करोगे तो 0.66 को 0.6 से क्या आएगा, और फिर 0.666 को भी 0.66 से डिवाइड करोगे तो क्या सेम आएगा, बताओ? कॉमन रेशियो नहीं आएगा ना सेम। नो सर। भाई पहला आ रहा है 11/10, दूसरे वाला चेक कर लो, नहीं आएगा 11/10, है ना। क्लियर है सभी को? Yes, तो sir. ये जीपी भाई, जीपी भी नहीं है। अच्छा अच्छा, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, फिर क्या करें? वैसे तो और भी होती है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज भी होती है, वो वाली भी नहीं है, बताऊंगा मैं आगे। बट फिर क्या करें, फिर आपको जो समझ में आता है, पहले समझ में आता है कि भाई 6 कॉमन ले लो, सब में से ले लिया 6 कॉमन लेके 0.1 0.11 0.111 चलता रहेगा ऐसे कहाँ तक, एन टर्म्स तक। ठीक है। अच्छा, फिर नोटिस कराइए अभी भी वही एपी जीपी तो है नहीं, तो इसको बनाने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए, टिपिकल क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई, क्या करते हैं 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई, तो ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वो अभी समझ में आ जाएगा, पर ये मैनिपुलेशन याद रखनी है, टिपिकल क्वेश्चन है।
अच्छा, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? 0.9 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 0.1 लिख सकता हूँ। Yes. 0.99 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001, ऐसे चलता रहेगा। अब नोटिस करा आपने कि 1 तो हर बार आएगा, हर पेयर में आ रहा है, तो 1 अगर n टाइम्स आएगा तो भाई उसकी जगह तो आप ऐड करके डायरेक्टली n लिख दो। और जो माइनस है 0.1, 0.001, उनका नेगेटिव साइन कॉमन लेके ऐसे लिख दूं, 1/10, 1/100, 1/1000, ऐसे ही चल रहा है ना, Yes, n sir. टर्म्स तक है ना, इसमें भी n टर्म्स होंगी। अच्छा, और ये आपको दिख रहा है जीपी है, Yes, sir. ये वाला दिख रहा है जीपी, तो इसमें जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दोगे, Yes, sir. है ना। इसमें a आपका 1/10 है, r भी आपका 1/10 है, फॉर्मूला लगा, और n की जगह n ही रख दोगे, तो पेपर में जब वो क्वेश्चन देगा आपको कुछ n की वैल्यू दे देगा कि भाई n इतनी टर्म्स तक का सम निकालो, तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे। क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक फंक्शन है f, मैं जो बोल रहा था कि फंक्शन कभी इंट्रोड्यूस कर देगा, कभी लॉगरिथम आ जाएगा। एफ एक्स प्लस वाई एक फंक्शन है, एफ एक्स प्लस वाई, सेटिस्फाई द कंडीशन एफ एक्स प्लस वाई इज गिवन एज एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई, और कह दिया कि फॉर ऑल, ये सिंबल को हम बोलते हैं फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अगर एक्स और वाई हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसके लिए ये एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई करके लिख सकते हैं, ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और कह दिया सच दैट हमें ये भी बोल दिया कि f1 की वैल्यू 3 है, ऐसे बोल दिया, एंड f1 प्लस f2 प्लस ऐसी डॉट 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 fn तक हमें दिया हुआ 120, इन सब का सम दिया हुआ 120, और कह दिया कि फाइंड करो क्या n की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हमने सबसे पहले नोटिस करा कि f1 दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो f2 निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से भाई, f2 को मैं ऐसे लिख दूं 1 + 1 है ना, Yes. तो जो ऊपर एफ एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंग f1 इंटू एफ1 ही आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, क्योंकि f1 तो पता है, ये रहा 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया। अच्छा, फिर ऐसी f3 भी निकल जाएगा, 1 + 2 लिख लो, 1 + 2 में क्या करोगे, अच्छा 1 और 2 नेचुरल नंबर है इसलिए वो मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ, मतलब अगर 1.5 लिख कर करूंगा तो नहीं होगा, वो अप्लाई नहीं होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर 3 को तो 1.5 + 1.5 भी लिख सकते हैं, तो फिर f 1.5 इंटू f 1.5 होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन उसने पहले से ही समझदार है वो दी हुई है कि भाई x और y नेचुरल नंबर ही लेने हैं, तो फिर मैं क्या लिखूंगा f1 इंटू f2। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर 2 + 1 लिख दो, वो तो एक ही बात है, f1 इंटू f2 आएगा, नहीं तो f2 इंटू f1 आएगा, वो तो एक ही बात होगी। f1 की वैल्यू ऑलरेडी 3 थी और f2 अब आपने निकाल लिया कितना, 3 का स्क्वायर, तो इस बार 3 का क्यूब आ गया, तो आपको समझ में आ गया कि यार ये तो एक चेन वो बन गई कि अब f4 में कितना आएगा बताने की जरूरत भी नहीं है, 3 का 4 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब वो कह रहा है कि इन सबका सम f1 f2 f3 इस तरह से fn तक, यानी कि 3 से स्टार्ट हुआ, पहला 3 आया था ना, पहला 3 था हमारा, फिर क्या आया था 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ऐसे चल रहा है कहां तक, डॉट डॉट डॉट, कितनी टर्म्स तक बोला fn, तो बता दो मुझे लास्ट वाले में fn जब मैं लिखूंगा उसमें 3 की पावर n लिखूं या n+1 लिखूं या n-1 लिखूं, ये बता दो क्या लिखूं। 3 की पावर n. 1 से लेकर, क्योंकि 1 जब था तो 3 के और 1 आया था, है ना, फिर सेकंड टर्म में 2 आया, तो अब n ले रहे तो अब n नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि n-1 आता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होती है वो 1 होती है और सेकंड टर्म में 3 आता है, तो आपको ये बात, इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में n लिखना है, n-1 या n+1। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, fn में डायरेक्टली 3 के और n लिख दिया, लेकिन जो सीक्वेंस था हमारा ये, वो 3 की जगह 1 से स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट 3 आया, तो ऐसा अगर आ रहा है तो आपको ध्यान देना है कि भाई लास्ट में n-1 आएगा फिर, ठीक है, जैसे जीपी हम लिखते हैं ए आर स्क्वायर, लास्ट में nth टर्म में ए आर की बार n नहीं लिखते, ए आर की बार n-1 लिखते हैं, और ये दिया हुआ 320, तो ये तो तुम्हें पता लग गया है, तो जीपी का सम है जिसमें ए हमारा 3 है, आर भी हमारा 3 है, n निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो बस ए क्या होता था, ए 1 - या आर की पावर उल्टा भी लिख सकते हैं ऐसे, आर की और n-1 अपॉन r-1, तो ए 3 है हमारा, आर भी 3 है, n हमें नहीं पता, -1 अपॉन 3-1 दिस इज इक्वल टू 120, तो ये आ गया हमारा 3 की और n-1, ये 2 इधर जाएगा 240 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 80, 1 को उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा 3 की और n इक्वल टू 81, अब 81 तो पता ही है, देखकर ही पता लग रहा है क्या कहां पे होता है, क्लियर है सभी को आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, फिर होता है जैसे मैंने एपी बता दिया, जीपी बता दिया, अब आता है एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तुमने मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में या सीबीएसई उसमें नहीं पढ़ा होगा ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ा है किसी ने?
Yes, sir. No, sir. बड़ा है। Yes, हाँ, sir. तो ये भी आता है भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कुछ नहीं है, जिस बच्चे को एपी समझ में आता है वो भी आ गया, उसको ये वाला भी समझ में आ जाएगा। Sir, इसका एपी का ही उल्टा रेसिप्रोक, होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ में अगर मैं बोलूं A1 A2 A3 AN आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन इनका जो रेसिप्रोकल होगा 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट 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 1/AN आर इन एपी, मतलब बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ एपी वाली टर्म्स अगर लिख देते हो आप तो वो क्या बन जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है। क्लियर है, आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो कुछ नहीं है, यही है सिंपल। तो अगर मैंने ऐसे बोला कि इफ, अगर मैंने बोला 3 नंबर लिए ए बी सी आर इन एचपी, तो अब कंडीशन क्या लगाऊंगा मैं इसमें कि अगर मैंने बोल दिया ये एचपी में, तो आप पहले क्या करो, जब भी एचपी का क्वेश्चन आए ना तो आप उनका रेसिप्रोकल करके पहले एपी वाला सीक्वेंस बना लो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो एचपी के ऐसे सोचो कोई फॉर्मुले है ही नहीं, बेसिकली एचपी के फॉर्मुले एपी वाले फॉर्मुले से ही डराइव करेंगे हम। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये 3 एपी में और एचपी में, तो एपी के लिए तो मुझे कंडीशन पता है, एचपी के लिए तो मैंने अभी कंडीशन लिखी नहीं, चलो मैं लिखवा दूंगा, लर्न करा दूंगा, बट अभी मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे करूं, मैंने बोला ना फॉर्मुले लर्न करने की जरूरत ही नहीं। तो आप ऐसे सोचो कि अगर ये 3 एचपी में मैंने बोल दिया तो देन इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है कि 1/A 1/B 1/C आर इन किसमें होंगे, एपी में। और एपी में तो मेरे पास कंडीशन है कि एपी में अगर 3 नंबर हैं तो उस पर कंडीशन लगा सकता हूं मैं, देयरफॉर क्या कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, है ना, ये ठीक है। Yes. ये मैंने कैसे लिखा, क्लियर है सभी को? क्योंकि एपी में होने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट थर्ड माइनस सेकंड इक्वल होना चाहिए, तो जब इधर उधर लेके जाओगे तो मिडिल वाले का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल आ जाएगा। ये क्लियर है सभी को? तो ये ऐसे लिखोगे ना 1/B माइनस 1/A इक्वल टू 1/C माइनस 1/B, तो 1/B को एक तरफ लेके जाओगे तो ट्वाइस अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा 1/A प्लस 1/C। ठीक है भाई, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। क्लियर सभी को? Yes, sir. तो यही इससे अगर आपको b निकालना है तो निकाल दो, यहाँ से b क्या आएगा 2/B इक्वल टू आएगा a प्लस सी अपॉन ए सी, तो भाई b/2 इक्वल टू हो गया ए सी डिवाइड बाई a प्लस सी, तो आपका b क्या आ गया, मिडिल वाली जो टर्म है वो ऐसी आ गई 2ac अपॉन a प्लस सी। तो इसके लिए ये कंडीशन बन गई, कंडीशन फॉर a b c टू बी इन HP। अगर 3 नंबर्स a b c अगर मैं बोलता हूँ, अगर वो मुझे जल्दी से चेक करने क्या वो HP में है, तो बस ये वाली कंडीशन चेक कर लेना कि b जो होना चाहिए मिडिल वाला टर्म वो इक्वल टू होना चाहिए ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड टर्म और डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला लर्न नहीं भी है, मतलब लर्न तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हम बार बार ये चीज जो हमने करी है ऊपर से ये बार बार थोड़ी ना करके चेक करेंगे, हम तो फॉर्मूला ही लर्न कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैंने एक क्वेश्चन दे देता हूँ इस पे, जैसे मान लो आ गया क्वेश्चन, इफ 20th टर्म ऑफ HP की 20th टर्म इज 1, ऐसे बोल रहा है, एंड 30th टर्म इज -1/17। पहली टर्म 1 और 20th टर्म 1 है और 30th टर्म -1/17 है, और आपसे बोला है देन द लार्जेस्ट टर्म क्या होगी, आपको बताना है सबसे लार्जेस्ट टर्म क्या होगी न्यूमेरिकल वाइज। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले तो ये ऑब्जर्व किया कि 20th टर्म HP की लिखी है 1 और 30th टर्म लिखी है -1/17। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर HP हम ऐसा मान लें, लेट HP ऐसा मान लेते हैं, हमें AP कैसे मानते थे, A प्लस D A प्लस 2D, तो उनका रेसिप्रोकल ही मान लो, HP ऐसा मान लो 1/A 1/A प्लस D 1/A प्लस 2D, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो पक्का AP में ही आएगा। तो जैसे AP मानते थे उसी का मैंने बोला था रेसिप्रोकल होता है HP, तो ऐसे लिख लिया, ये हमारा HP मान लिया। ठीक है, अब हमें गिवन है कि 20th टर्म क्या दी हुई है, हमें 1 दी हुई है, राइट, और 30th टर्म क्या दी हुई है -1/17 दी हुई है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर 20th टर्म दी हुई है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब जो 20th टर्म होगी कैसी होगी, 20th टर्म ऐसी होगी ना 1 क्या लिख दूं, A प्लस 19D लिख दूं, ये ठीक है, Yes, sir. इक्वल टू 1, और 1/A प्लस 29D लिख दूंगा तो क्या आएगा -1/17। ठीक है, ये दो यहाँ से दो वो बन जाएंगे क्या इक्वेशन, Yes, A sir. प्लस 19D आ गया और A प्लस 29D आ गया, कितना -17। ठीक है, इससे माइनस कर क्या आ गया हमारा, -10D इक्वल टू आ गया 18,
तो डी की वैल्यू क्या होगी भाई, -9/5 है ना, ये ठीक है। डी की वैल्यू के बाद ए की वैल्यू भी आ जाएगी, सॉल्व कर लेना। अच्छा ए आ गया, डी आ गया, अब क्या पूछ रहा है हमारे से, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, ए और डी तो आ गया, अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म, लार्जेस्ट टर्म। अब मान लिया nth टर्म हमारी लार्जेस्ट टर्म है, तो nth टर्म कैसे लिखोगे आप, nth टर्म फॉर hp लिख रहे हैं, ap की नहीं, hp को ऐसे लिखेंगे ना फिर, a प्लस n माइनस 1d, ये ठीक है, ये ठीक है। आपका a भी आपको पता है और d की वैल्यू तो आई चुकी है, d की वैल्यू आई है -9/5, तो ये कुछ n की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन आ गया ना वैसे ना, ठीक है, ये क्लियर है। अब Yes. सोच के देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये लार्जेस्ट टर्म है, लार्जेस्ट टर्म है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये लार्जेस्ट टर्म है तो ए की वैल्यू कोई बताएगा क्या आ रही है, सॉल्व करके एक बार ये बता दो क्या आ रहा है, निकालना ही पड़ेगा। a प्लस 19 टाइम्स डी क्या था, -19/5 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आएगी 1 प्लस 19 इंटू 9 कितना होता है भाई, 171 170. डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया भाई 176/5, तो a की वैल्यू आ गई। d हमें पहले से पता था -9/5, तो ये आ रहा है 1/176/5 प्लस का n-1 इंटू में -9/5, एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व करोगे क्या आएगा, 5 तो ऊपर चला जाएगा, 176 माइनस का 9 प्लस 9, तो ये आ रहा है भाई 5/185 माइनस का 9, ये आ गया। अब सोच के देखो, अगर ये आपकी nth टर्म आई है hp की, और आप कह रहे हो सबसे लार्जेस्ट टर्म होनी चाहिए, तो लार्जेस्ट टर्म होने के लिए भाई ये जो नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है 5, तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, फॉर an टू बी लार्जेस्ट टर्म, अगर ये लार्जेस्ट टर्म बनाना है तो 185 माइनस 9n को क्या होना पड़ेगा, लीस्ट, है ना, ये ठीक है, ये समझ में आया? Yes. भाई अगर an सबसे आपको क्या करनी है, लार्जेस्ट टर्म बनानी है, तो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको सबसे कम होना पड़ेगा, जो भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, जिस n की वैल्यू के लिए, किसी n की वैल्यू के लिए। अच्छा n जो है वो टर्म है, तो कभी n की वैल्यू 0.5, 2/3, 7/8 ऐसी नहीं आएगी, कोई प्रॉपर एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है, ये बात क्लियर है, बोलो भाई, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. तो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया 185 माइनस 9n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 लिखते हैं ऐसे, ये ठीक है, क्लियर है। Yes. तो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, माइनस का 9n लेस देन -185, n क्या आएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, 185 बाय क्या होगा 9, है ना, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा n की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, हो सकता है डेसिमल में हो, क्योंकि कट ही नहीं रहे, 185/9 करोगे पूरा कटेगा नहीं, तो जो भी आया कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, बताओ बताओ क्या आया, पॉइंट में कितना आएगा, 20 समथिंग, है ना, 20 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 20 पॉइंट समथिंग से आगे वाला जो नेचुरल नंबर लोगे वो क्या लोगे, n की वैल्यू क्या लोगे, 21 ही लेनी पड़ेगी, राइट, ये क्लियर है, आया भी समझ में, Yes, sir. ठीक है। तो अगर मैं 21 लेता हूं तो 21 इंटू 9 करो कितना आता है, कितना आएगा, 189 9. आएगा, राइट, 189 लेते हैं, नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना, Yes, sir. है भाई, Yes, तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था लार्जेस्ट टर्म निकालनी थी इसकी, इस सीक्वेंस की लार्जेस्ट टर्म, मतलब हमने जो लिखा है, अच्छा हमारी लास्ट टर्म जो जा रही है, सॉरी 30th टर्म जो जा रही है -1/17 जा रहा है। अच्छा लार्जेस्ट टर्म जब हम बोलते हैं तो वो कैसे लेंगे, लार्जेस्ट टर्म मतलब जो 0 से मतलब जो नेगेटिव से जस्ट पहले वाली होगी, राइट, वही कह रहे हो ना, ये सबसे बड़ी टर्म बोल रहे हैं हम। अच्छा सबसे बड़ी टर्म तो भाई 1 ही होगी, क्यों, तो क्योंकि नेगेटिव ब्रेक उसके बाद. हाँ नेगेटिव से मतलब, नेगेटिव नहीं, हमें उल्टा लिख दिया मैंने, मेरे को बोलना चाहिए था फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ऐसे बोलना चाहिए था लार्जेस्ट टर्म की जगह, क्योंकि मेरे ख्याल से वंस अगर मैंने बोला और आपने 30 टर्म लिखी है -1/17, तो मतलब सीरीज डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब नेगेटिव में जा रहा है, तो 1 ही फर्स्ट टर्म, मेरे ख्याल से 1 जो लिखा है 20 टर्म, यही हमारी क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट टर्म होगी, तो हमें लार्जेस्ट की जगह मैं ऐसे बोल दूं नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना, ये ठीक है, कि मैं बोल देता हूँ फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ कौन सी होगी इसकी सीक्वेंस की, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकाल सकते हैं, है भाई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर एपी की जो नीचे वाला टर्म लिखी हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d,
अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो HP का जो टर्म आएगा जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, छोटा होगा, राइट? ये मतलब है इसका, Yes. है ना? Yes, मतलब sir. जो AP आप मान रहे हो Yes, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, वो सबसे कम होना चाहिए, वो सबसे कम होगा तो हमारा जो HP वाला टर्म आएगा वो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, राइट? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट तरह से फ्रेम कर देंगे इसे तो फिर निकल जाएगा ही। हमारा यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस तरह से बोलना चाहिए था, ठीक है? क्लियर है सभी को? लेट्स से अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, HP का ही लें। अच्छा, हार्मोनिक मीन मैंने बता दिया अभी, नहीं बताया? हार्मोनिक मीन क्या होता है भाई? अगर A और B के बीच में मान लो एक हार्मोनिक मीन है H मान लेते हैं, A, H और B मान लेते हैं। A और B के बीच में एक हार्मोनिक मीन H इंसर्ट कर दिया तो पहले सबसे पहले समझ में आ गया कि R इन ये किस में होंगे, HP में होंगे, राइट? ये क्लियर है? Yes. भाई अगर 3 नंबर लिखे हैं और आप बोल रहे हो कि HP में, तो HP वाली कंडीशन लगा दो बस। क्या होती थी कंडीशन, याद है किसी को? कंडीशन क्या होती थी, याद है किसी को? याद है जब मैं ऐसे लिखा था ABC R इन HP, तो कंडीशन हमने डिराइव करी थी ना, क्या आई थी? B इक्वल टू 2AC डिवाइड बाय A प्लस C, यही आया था ना? तो बस यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी वही कंडीशन, मतलब H की वैल्यू, H आपका इस बार B है, A ही है और जो C है वो B लिखा हुआ है, तो क्या आएगा? ट्वाइस AB अपॉन A प्लस B, ठीक है? तो अगर दो नंबर्स के बीच में आप हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर रहे हो जिससे कि तीनों नंबर HP में हो जाए, तो जो H होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए AB डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड में क्या होना चाहिए? A प्लस B, सम होना चाहिए उन दोनों का, ठीक है? क्लियर है? बोलो भाई, सभी को क्लियर है? तो मैंने अगर Yes, ऐसे बोल sir. दिया क्वेश्चन, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन किसमें ले 2/3 एंड लेट्स से 2/13, मैं कह रहा हूँ 2/3 और 2/13 के बीच में 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करो, तो 2/3 और ये लिखा है 2/13, इनके बीच में 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने, ठीक है? तो क्या करें सबसे पहले बताओ? उनको मैं चलो ऐसे मान लेता हूँ, H1 H2 ना लिखकर ऐसा लिख देते हैं, क्या लिख दें बताओ? 1 अपॉन क्या, चलो A1 A2 या ये लिख दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब बताओ, अगर ये चारों नंबर मैंने इस तरह से लिखे कि ये पूरा किसमें अब आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो क्या करें सबसे पहले बताओ? सबसे पहले क्या कंडीशन लगाएं? हमें पता है कि इनका रेसिप्रोकल जब करोगे तो वो किसमें होगा? एपी में। मैंने कहा था ना कि जब भी आप सॉल्व करोगे तो एचपी से तो करना ही है, उसको एपी बना दो, तो 3/2 1/h1 1/h2 1/h3 1/h4 13/2, ये किसमें आप एपी में होंगे, राइट? क्लियर? अच्छा, आप कह रहे हो ये सारे के सारे नंबर जो होंगे आप कह रहे हो एपी में, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि फर्स्ट टर्म जो है वो 3/2 है और जो लास्ट वाली टर्म है ये कौन सी टर्म है बेटा बताओ? 13/2 एक्चुअली कौन सी टर्म है? 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 6 टर्म का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? a प्लस 5d लिखोगे, तो ये कितना दिया हुआ आपको? 13/2 दिया हुआ है, ये तो पता है आपको, a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 3/2 प्लस 5d इक्वल टू आ गया 13/2, तो 5d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/2 जो कि होता है 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गया। अगर d 1 है तो आपको पता है h1 कैसे निकालना है, h2 कैसे निकालना है, h3 कैसे निकालना है और h4 कैसे, आपको पता है। ये जो हार्मोनिक मीन जो आप इंसर्ट करें आपने, वो एक्चुअली जो h1 है वो बेसिकली सेकंड टर्म है ना HP की, और 1/h1 जो है वो सेकंड टर्म AP की है, तो सेकंड टर्म AP की आप कैसे लिखते हो बताओ? 1/h1 अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? a प्लस d तो लिखोगे, A plus क्योंकि आपको ये बात समझ आ रही है ये वाली जो टर्म है ये सेकंड टर्म होगी AP की, ऑफ AP, ये बात समझ आ रही है ना? भाई हमने रेसिप्रोकल करके जब लिखा था, ये था ना आपका एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म जो AP की है वो 3/2 है, जो 1/h1 है वो सेकंड टर्म है AP की, तो AP की सेकंड टर्म का तो मेरे पास फॉर्मूला है ना, सेकंड टर्म 1/h1 और सेकंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी आएगा, क्योंकि 1 + 2 - 1d करोगे तो 1 + d आएगा, और a और d दोनों पता है मुझे कितने आए थे, d की वैल्यू 1 आई थी और a की वैल्यू कितनी आई थी? 3/2, कितना आ गया आंसर? 5/2 आ गया, राइट? तो अगर 1/h1 की वैल्यू 5/2 है लेकिन हमें तो h1 निकालना था, तो क्या आ जाएगा? 2/5, क्लियर है? बाकी सारे निकल जाएंगे ऐसी, बाकी सारे निकल जाएंगे H2 H3 और H4 बेटा, समझ में आया? निकाल लोगे बताओ?
ठीक है। Yes, मैंने क्या sir. बोला, जो जो एचपी वाला क्वेश्चन आएगा उसको पहले क्या करो, एपी में कन्वर्ट कर लो, फिर एपी वाले जो फॉर्मूले तुम्हें पता है नेट टर्म के, सम ऑफ एन टर्म्स के, वही लगाकर एचपी वाले जो टर्म्स होंगी वो निकालनी होंगी। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, एक दो क्वेश्चन कराता हूँ जो पेपर में आए हैं। लेट्स से कुछ ऐसा आ गया क्वेश्चन। कुछ में बोला आपसे, इफ 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 14 और 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा आर इन आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। उसने कह दिया कि एक एपी है जिसकी ये 3 टर्म्स है पहली, ठीक है। तो इसमें सेकंड टर्म तो नोन है कि कितनी है, बाकी जो है वो ऐसे देगी, आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, मुझे कहा गया है फॉर सम अल्फा, कोई भी एंगल अल्फा होगा, मुझे पता नहीं है वो कितना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब साइन एक्स का जो आप डोमेन लिखते हो, एक्स कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर जो एंगल अल्फा है 2 अल्फा है वैसे तो एंगल, लेकिन अल्फा की वैल्यू कोई भी ले लो, वैल्यू तो निकली जाएगी। तो किसी एक वैल्यू के लिए, कुछ वैल्यू के लिए वो कह रहा है कि ये तीनों एपी में है, और मुझे कहा गया है कि फाइंड 6 टर्म। वो कह रहा है 6 टर्म बता दो इसकी क्या होगी, और ऑप्शन दिए में 66 81 65 और डी दे रखा है 78। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लिखी हुई टर्म्स, इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि भाई मिडल वाले का डबल, आपको पता ना कि अगर ए बी और सी आर इन एपी तो आप क्या लिखते थे, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, यही होता था ना। तो मैं क्या कर दूंगा, 28 इक्वल टू लिख दूं क्या, 14 का डबल इक्वल टू क्या लिख दूं, 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा। ये ठीक है बेटा, मैंने ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू लिख दिया ए प्लस सी। यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है। अब क्या करें इसके बाद, अब क्या करें, अब हमने देखा कि 3 की पावर ऐसी अजीब सी लिखी हुई है, तो आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए, 2 साइन 2 अल्फा 2 साइन 2 अल्फा दोनों जगह पे लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लें, 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा को कुछ मान ही लेते हैं, क्या मान लें, एक्स मान लें। एक्स मान लिया तो क्या लिखूंगा मैं, 28 इक्वल टू आएगा 3 की पावर एक्स, अच्छा 3 की एक्स नहीं, सॉरी, मैंने तो 3 की पावर को ही माना है पूरा एक्स, तो पहले इसको ऐसे सेपरेट करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 को ऐसे लिख दूं, नीचे 3 लिख दूं, और प्लस 3 की और 4 डिवाइड बाय 3 की और 2 साइन 2 अल्फा। ये ठीक है भाई, जो पावर थी प्लस और माइनस वाला, तो माइनस वाला डिवाइड में आ जाती है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे क्या हो गया, काम इजी हो गया कि ये तो एक्स है, तो साफ दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्स अपॉन 3 प्लस का 3 क्या 4 क्या होता है 81 अपॉन एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 243 डिवाइड बाय 3x इज इक्वल टू 28। 28 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 28 इंटू 3 हो जाएगा 484 माइनस का 84 माइनस 84x प्लस 243 इक्वल टू 0। देखकर समझ में आ रहा है मिडिल स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करके 243 ऐड करके माइनस का 84, तो क्या होंगे भाई 80 और 3 नहीं 81 और 3 है ना, 81 और 3 लेंगे तो 243 भी आ जाएगा, 84 भी आ जाएगा, राइट, दोनों माइनस के। तो x माइनस 81 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बहुत ऑब्वियस है कि x की वैल्यू 81 होगी या फिर 3 होगी। अब दो वैल्यूज आई हैं और हमने x माना क्या था, हमने माना था भाई 3 की पावर क्या था, 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा को माना था, 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा माना था x, तो या तो 81 ये होगा या 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा 3 होगा। अच्छा 3 की पावर 81 मतलब 3 की पावर क्या लें कि 81 आ जाए, पता है हमें 4 होता है ना, तो अब आपको पता है कि दोनों साइड बेस कंपेयर करा 3 3 सेम है, तो भाई ये वाली पावर और ये वाली पावर इक्वल होगी, यानी कि या तो 2 साइन 2 अल्फा 4 की इक्वल होगा, और यहां से क्या आएगा 2 साइन 2 अल्फा 1 है ना, क्योंकि 3 का मतलब है 3 के 1, तो दोनों तरफ पावर कंपेयर कर लिया, एक्सपोनेंट कंपेयर कर लिया क्योंकि बेस सेम थे। तो अब यहां पर यहां से साइन 2 अल्फा की वैल्यू आई मेरी 2, और यहां से साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ रही है भाई 1/2। अब एक चीज तो ट्रिको में आपने सभी ने इतनी तो पढ़ी है कि भाई इसको देखकर ही आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दें इसे, कि साइन 2 अल्फा तो भाई 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंगल चाहे कुछ भी हो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहती है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया भाई, भूल जाओ कि भाई ये तो होगा ही नहीं।
तो फिर साइन 2 अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो वो कहां पे होता है बता दो, कहां पे होती है? कोई भी एक वैल्यू ले लो, कुछ भी, वो कह रहा है किसी भी एंगल पर, उसने ऐसा तो नहीं बोला था कि यहां से यहां तक रेंज लेनी है। बताओ अल्फा क्या ले सकते हैं फिर? 2 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 पे होती है ना, ये ठीक है? Yes, sir. Yes. तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 15 होगी, है ना? मतलब ये एक वैल्यू होगी, ऐसे बहुत सारी और अल्फा की वैल्यू होगी जिसके लिए साइन 2 अल्फा करके 1/2 आ रहा होगा, लेकिन मैंने कोई एक वैल्यू ले ली, क्योंकि अगर जो अल्फा की वैल्यू ले रहे हैं उससे आगे वाली जो वैल्यू होगी उससे भी साइन 2 अल्फा आएगा तो आपका 1/2 ही ना। ये तो बात क्लियर है? तो Yes, sir. निकालना क्या था हमें निकालनी थी भाई, हमें निकालनी थी 6 टर्म। तो 6 टर्म आप कैसे लिखोगे? a + 5d। क्या हमारे पास d आया अभी? ये तो हमें पता है, ये क्या था? अच्छा, a भी तो उस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको चेंज कर लो। अब तो आ गई ना वैल्यू हमारी, क्या था हमारा? हमारा a की वैल्यू थी भाई 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा -1 ऐसा था, और इसको ऐसे लिखा था हमने 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय 3 ऐसे लिखा था। और इसकी वैल्यू हम निकाली अभी, कितनी आई थी भाई? इसकी वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई थी? ये रही, इसकी वैल्यू 3 आई थी, 81 भी आई थी, 3 भी आई थी। 81 वाले को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, वो तो केस पॉसिबल ही नहीं है, वाला रिजेक्शन के लिए रीजन भी दे दिया। तो 3 आंसर आया था इसका। तो 3/3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 1, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है भाई? फर्स्ट टर्म हमारी 1 है। सेकंड टर्म तो पता ही थी, लिखने की जरूरत नहीं, 14 थी। तो डी कितना आ गया? 14 - 1 कितना हो गया? 13। ये ठीक है? अगर आपकी डी भी पता लग गया, ए भी पता लग गया, तो आपको 6 टर्म क्या लिखोगे आप? a + 5d। उसमें थीटा वगैरह का कोई रोल ही नहीं, तो पता ही लग गया। a की वैल्यू थी 1 और 5 × 13 कितना आ गया? 1 + 65 कितना आ गया आंसर? 66। ठीक है बेटा, आया समझ में सभी को? Yes, sir. तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। क्लियर? तो उसने क्या कर दिया देखो, यहाँ पर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा दिया उसने, एक्सपोनेंट पावर वाला वो लाइक लॉजिक भी समझा दिया कि कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा दिया, और एपी वाला कॉन्सेप्ट भी लगा दिया। क्लियर है? ठीक है? Yes. तो सारी चीजें कनेक्टेड है, मतलब क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट वाले कम आते हैं, तो इस तरह से आएंगे, मतलब वो सारी चीजें बच्चे की टेस्ट कर लेगा कि बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता नहीं आता, कैलकुलेशन करना आता नहीं आता, एक्सपोनेंट जब लेते हैं कंपेयर करना आता नहीं आता, साइन की वैल्यू जो एंगल है वो कंपेयर करना आता नहीं आता कि कौन सा एंगल पे होगा। ठीक है? क्लियर है? सभी को आया समझ में? Yes, sir. अच्छा अच्छा, जो हमने वैल्यू निकाली है, मतलब ये वाली वैल्यू तो फिर बेफालतू में निकाली हमने, टाइम वेस्ट करा। ये वाला क्या था? अल्फा की वैल्यू तो जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना? पड़ी नहीं पड़ी ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, No, है ना? sir. बस तो ये मतलब बेफालतू का काम हो गया हमारा, क्योंकि 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय 3 करके ए तो वैसे ही निकला है, और डी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो क्योंकि सेकंड टर्म 14 पता थी, फर्स्ट टर्म 1 आ गई, तो ठीक है। क्लियर हो गया बेटा लेकिन सभी को? Yes, sir. अच्छा, अल्फा की वैल्यू 15 हो, अब आप कहोगे सर अल्फा की वैल्यू तो बहुत सारी होंगी, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो आप जनरल सॉल्यूशन लिख दो इसका, लेकिन साइन 2 अल्फा तो पक्का ही 1/2 है ना, वो तो पता ही है। ये समझ आया ना? ये क्लियर है ना? Yes, तो sir. अल्फा वो मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, बच्चा सोचने बैठ जाएगा कि अल्फा 15 आया, आप क्या करूं, तो उससे कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है? सभी को आया बेटा समझ में? Yes. तो देखो मैंने आज क्या कराया, एपी, जीपी और एचपी कराया, तीनों होती गए बेसिक इनका लाइक फॉर्मूले, एनेट टर्म का, सम का, एनेट टर्म का, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, और 3 नंबर एपी में, 4 नंबर एपी में मानने तो कैसे मानने। अच्छा, मैंने जैसे एपी में माने, अगर 3 नंबर जीपी में मानने पड़े तो फिर कैसे मानोगे? 3 नंबर इन जीपी अगर मानने पड़े तो कैसे मानोगे? ऐसे मान लोगे A/R, ए और AR, क्योंकि इनको उसमें क्या होगा पता है, एपी में आपको 3 नंबर का सम गिवन होगा, यहां पर आपको क्या गिवन होगा? प्रोडक्ट गिवन होगा, मतलब कहेगा 3 नंबर जीपी में मानो जिनका प्रोडक्ट इतना है, तो अगर मैं ऐसा मानता हूं तो आपको समझ में आ गया कि A³ = जो प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा ना, समझा है? RR कट जाएगा, है ना? समझ आ गया? और अगर 3 नंबर जीपी में माने, जैसे ऐसी 4 नंबर मान लेंगे, ऐसी 5 नंबर मान लेंगे। ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है बेटा? तो ये अभी लाइक डिनर वगैरह नहीं करा तो डिनर करने के बाद सोने से पहले जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं अभी फाइल अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? ड्राइव पर। Yes, ओके? sir. Yes. तो नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पेशल सीरीज, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है? चैप्टर इजी है, थोड़ा सा लाइक टाइम स्पेंड करो, चीजों को देखो, लाइक रिवाइज करते रहो साथ के साथ, और बीच में गैप मत आने दो, ये ना हो कि मैं सीक्वेंस सीरीज 2-3 क्लासेस में खत्म करूं
और तुम्हारा स्टार्ट हो रहा हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो, थैंक यू ऑल बेटा। Thank you, sir.